Hello and welcome back. So let's discuss the part 8 of your unit 1, that is what is political theory and why to study it. Subject code is MPS 001. We have already covered 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 का 1.4.1 और 1.4.2 हमने कर लिया था. आज हम करने जा रहे हैं 1.4.3, दैट इज़ कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी. कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से पहले आपको कंटेम्प्रेरी वर्ड का मीनिंग पता होना ज़रूरी है. वो होता क्या है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि 1921 से लेकर 1951 तक 5 स्टेट्स हैं आपके पास, ठीक है. इन पांचों स्टेट्स में 5 राजा रूल करते हैं. किस टाइम पीरियड में? 21 से लेकर 51 के बीच में. अब ये जो इसी सेम टाइम पीरियड में डिफरेंट राजा एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ एक इस टाइम पीरियड में, इन्हीं को बोलेंगे एक दूसरे के कंटेम्प्ररी, ठीक है. तो ये राजा हो जाते हैं एक दूसरे के कंटेम्प्ररी. अब कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब है कि ये ऐसी थ्योरी जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी दोनों के ऊपर बेस्ड हो, उस थ्योरी को हम बोलते हैं कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है. जहाँ पर क्लासिकल और मॉडर्न दोनों साथ साथ चल रही हैं और फिर इन दोनों के बाद हम अपनी कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी पे पहुँचते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी. सो कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी एक पॉलिटिकल थ्योरी की ब्रांच है जो आइडियाज़ से, प्रिंसिपल्स से और जो इश्यूज़ आजकल के टाइम में पॉलिटिक्स में अराइज होते हैं उनसे डील करती है, ठीक है. ये सिर्फ ओल्ड या क्लासिकल टेक्स्ट से डील नहीं करती या फिर पुरानी क्लासिकल थ्योरी से, सिर्फ क्लासिकल थ्योरी से डील नहीं करती है, पर एक्चुअल में जो आज के टाइम पे इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिक्स में, उससे डील करती है. तो इसीलिए इसको कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं. सो ये दोनों ही नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल दोनों क्वेश्चंस को क्या करती है, यूज़ करती है इकट्ठे. नॉर्मेटिव क्वेश्चंस कैसे, आपको पता है नॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपके क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में थे, ठीक है. और इसमें क्या पूछते हैं वो कि पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए, दैट इज़ आइडियलिज़म. कि भाई आइडियलिज़म में ये होता है ना कि कैसी होनी चाहिए हमारी पॉलिटिक्स, कैसी होनी चाहिए हमारी सरकार, तो वो होता है नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स. प्लस ये इम्पेरिकल और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछती है कि जो आपकी पॉलिटिक्स है आज के टाइम पे वो किस तरीके से वर्क कर रही है. सो इट इज़ बोथ नॉर्मेटिव प्लस एनालिटिकल. आप ये भी कह सकते हो कि जो आपकी कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी है CPT, ये कॉम्बिनेशन है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है. सो ये अटेंशन पे करती है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के मीनिंग जो चेंज होते रहते हैं उसके ऊपर. जैसे जैसे आपको पता है हमारी सोसाइटी इवॉल्व कर रही है या फिर करी है, जो आपका क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी से मॉडर्न पे आई, मॉडर्न से कंटेम्प्ररी पे आई, जैसे जैसे ये इवॉल्व हुई है तो हमारी जो टर्म्स हैं जैसे जस्टिस, डेमोक्रेसी, राइट्स, ये सब भी हर फेज़ में चेंज होते आए हैं. जैसे जस्टिस का मतलब उस टाइम पे कुछ और था, आज के टाइम पे जस्टिस का मतलब कुछ और है. ऐसे ही डेमोक्रेसी का मतलब देखेंगे, उस टाइम पे डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और था, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और है, ठीक है. तो इसीलिए कहते हैं कि ये अटेंशन पे करती है कि किस तरीके से हर एक टर्म के, हर एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के मीनिंग चेंज होते गए जैसे जैसे सोसाइटी हमारी इवॉल्व होती गई. ये आपका देखती है कि कैसे पॉलिटिकल आइडियाज़ को आप अप्लाई कर सकते हो इस टाइम पे, और प्लस ये भी देखती है कि कैसे ये बहुत पहले अप्लाई हुए थे, कि भाई आज के टाइम पे पॉलिटिकल आइडियाज़ को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखती है.
और ये कैसे अप्लाई हुए थे उस टाइम पे, लॉन्ग बैक एगो कैसे अप्लाई हुए थे वो भी देखती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आस्क करती है आपसे कि जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, इक्वालिटी का, सिटीजनशिप का, आज के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। मतलब मैं उस टाइम पे अगर बात करूँगी तो फ्रीडम का मतलब होगा कुछ और, मतलब फ्रीडम का मतलब इतना ही होगा। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि उस टाइम पे फ्रीडम का मतलब था घर से बाहर निकलना, लेकिन आज के टाइम में क्या फ्रीडम सिर्फ घर से बाहर निकलने को आप बोलोगे? आप ये भी कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, ये सारे फ्रीडम आपके आ जाते हैं फ्रीडम में। तो आप बोलोगे कि आज के टाइम में फ्रीडम बहुत अलग है, लेकिन पुराने टाइम में फ्रीडम अलग थी। हो सकता है उस टाइम में फ्रीडम ऑफ थॉट ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो इतना, है ना, लेकिन आज के टाइम में अगर आपसे कोई बोले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपसे ले लिया जाए कि भाई आप पब्लिक प्लेस में नहीं बोल सकते, तो क्या आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस टाइम में फ्रीडम का अलग मतलब था, आज के टाइम में फ्रीडम का अलग मतलब है। तो ये कंबाइन करती है आपकी फिलोसफिकल थिंकिंग को रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन के साथ में। तो फिलोसफिकल थिंकिंग आपकी कहाँ पर थी? क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है, और आपकी रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन कहाँ पर थी? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। तो ये आपके कंबाइन करती है इन दोनों को, वैल्यूज़ को, और क्या सही है और क्या गलत है, फिलोसफिकल को किसके साथ में कंबाइन करती है? रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन के साथ में, कि भाई एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है, कैसे होती है पॉलिटिक्स, ठीक है, उसको देखती है ये। देन नीचे आ जाओ, इट ऑल्सो ट्राइज टू सी हाउ वी माइट मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ अफेयर्स वी हैव नाउ टू अ बेटर एंड मोर जस्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे पास अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये देखती है कि कैसे हम इस स्टेट ऑफ अफेयर्स से मूव कर सकते हैं बेटर और जस्ट, मोर जस्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स पे। देन ये रिकॉग्नाइज करती है कि पॉलिटिकल थ्योरी अपने आप में ही चेंज करती होती है और अडेप्ट करती है जब सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और कल्चर चेंज होते हैं। इन्होंने बोला देखो, हमारी जब सोसाइटी इवॉल्व करती है तो सोसाइटी में टेक्नोलॉजी भी आती है, कल्चर भी आता है, साइंस भी आती है, ठीक है, साइंस भी बदलती है, टेक्नोलॉजी भी बदलती है, अपना कल्चर भी बदलता है और सोसाइटी ओवरऑल भी बदल जाती है। तो इस बदलाव के साथ में आपकी पॉलिटिकल थ्योरी भी अपने आप को चेंज करती हुई आगे आगे बढ़ती है। जैसे कि हमने क्लासिकल में देखा था, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में फिलोसफिकल थिंकिंग ज़्यादा थी, कैसा होना चाहिए पे फोकस ज़्यादा था। मॉडर्न में हमारा साइंस आ गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई, तो उन्होंने कहा कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे हम, कि फैक्ट्स को, एनालिसिस को, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और फिर आई कंटेम्प्रेरी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी में उन्होंने देखा कि क्यों ना मैं जो पार्ट क्लासिकल का अच्छा है वहाँ से भी उठा लूँ, जो मॉडर्न का पार्ट अच्छा है मैं वहाँ से भी मॉडर्न का पार्ट उठा लूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे आपके, उन्होंने आपकी फिलोसफिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, आपकी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में से भी चीज़ें उठाई अच्छी अच्छी, आपकी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में से भी चीज़ें उठाई अच्छी अच्छी, और फिर जाके इन्फ्रेंस निकाला, अपना निष्कर्ष निकाला और आगे अपनी थ्योरी रखी, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअल में यूज़फुल क्यों है? देखो, आजकल में, आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स है उसमें नए नए इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मल्टीकल्चरलिज्म एट्सेट्रा। सो कंटेम्प्रेरी थ्योरी हमें हेल्प करती है इन सब चीज़ों की सेंस बनाने में। सो ये हमें हेल्प करती है जो हमारे पुराने आइडियाज़ हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, राइट्स, जो हमारे पुराने आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनको लिंक करती है नई रियलिटीज़ के साथ में। जैसे पहले डेमोक्रेसी था, हमारे पास राइट्स थे, आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, डिजिटल सिटीजनशिप है, ग्लोबल गवर्नेंस है। तो ये हेल्प करती है कि जो हमारे पुराने आइडियाज़ हैं उसको नई रियलिटीज़ के साथ लिंक करना,
ठीक है, ये काम करती है आपकी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। ये हमें दोनों तरीके के टूल प्रोवाइड करती है, कंसेप्चुअल भी और एनालिटिकल भी। कंसेप्चुअल कैसे कि भाई आज के टाइम पे डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, और एनालिटिकल कैसे कि क्या ऐसे बैरियर हैं जो आ रहे हैं ज़्यादा अच्छी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को अचीव करने के बीच में। तो ये इन दोनों को ही स्टडी करती है और अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, सो अब पढ़ते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है ये आपके ओल्ड पॉलिटिकल आइडियाज़ और राइटिंग्स को देखती है कि भाई जो आपके आइडियाज़ प्लेटो, मार्क्स, हॉब्स इन्होंने रखे थे, इनकी जो राइटिंग्स थी, इनके आइडियाज़ थे, कंटेम्प्रेरी इनको देखती है और क्या समझने की कोशिश करती है कि जो उस टाइम पे डिसीजन लिए गए, उस टाइम पे जो ये चीज़ें लिखी गई, उस टाइम में सिचुएशन कैसी थी। ठीक है, जैसे मार्क्स के टाइम में, प्लेटो के टाइम में जो उन्होंने अपने आइडियाज़ रखे हैं, अपनी राइटिंग्स रखी हैं, उस टाइम में क्या सिचुएशन थी जो उन्होंने ये आइडियाज़ रखे हैं। ये हमें हेल्प करती है ये देखने में कि कैसे हमारे पॉलिटिकल आइडियाज़ इवॉल्व हुए हैं और आज के टाइम में ये क्या मीन करते हैं। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। सो ये बेसिकली इसका एम होता है जो की पॉलिटिकल टर्म्स हैं जैसे कि डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, उनको क्लैरिफाई और एनालाइज करने में। ये बेसिकली स्टडी करती है आइडियाज़ को सिस्टमैटिकली समझने में और ये समझने में कि इनका जो मीनिंग है कैसे इतने टाइम से चेंज हुआ है और कैसे ये मॉडर्न पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। फिर मॉरल ऑन एंड वैल्यू बेस्ड रिफ्लेक्शन। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी आपका मॉरल फाउंडेशन को एक्सप्लोर करती है जो पॉलिटिकल लाइफ की है। ये आपसे पूछती है क्या सही है और क्या गलत है पॉलिटिक्स में, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए जो पॉलिटिकल एक्शन को गाइड करें। ठीक है, प्लस ये आपका सीख करती है बेसिक प्रिंसिपल्स जो जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी के बिहाइंड है उनको रिकंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव करने में। फिर नीचे आ जाओ, थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट। ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और डिस्कशन को एंकरेज करती है, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल और रियल प्रैक्टिकल पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे कि डिबेट करना कि कैसे डेमोक्रेसी मतलब क्या चीज़ से, किस चीज़ से डेमोक्रेसी को फेयर बनाया जा सकता है और एक स्टेट के पास कितनी पावर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि स्टेट के पास ही सारी पावर आ जाए और लोगों के पास ख़त्म हो जाए, कि भाई एक स्टेट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं और ये सारी चीज़ों का आर्ग्यूमेंट और डिबेट होता है। अब आ जाते हैं क्रिटिक एंड फाउंडेशन पे। जो फाउंडेशनलिज्म है इसका मतलब है कि भाई आप एक अल्टीमेट या फिर फिक्स्ड ट्रुथ के ऊपर विश्वास कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल या तो रिलीजन, ठीक है, आप सिर्फ इस पे बिलीव कर रहे हो कि हमारा एक रिलीजन है और उसी के बेसिस पे पॉलिटिक्स होगी, या फिर कोई रीज़न, ठीक है, सिर्फ एक ही सच्चाई है, एक ही अल्टीमेट ट्रूथ है जिस पे आप बिलीव करते हो। सो कंटेम्प्रेरी थ्योरी जो आपकी है वो रिजिड फाउंडेशन को रिजेक्ट करती है और एक ओपन डायलॉग को सपोर्ट करती है लोगों के अमंग जिनका डिफरेंट व्यूज़ है। ठीक है, सो देखो होता क्या है, कंटेम्प्रेरी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। आप एक चीज़ बताओ मुझे, सबसे पहले हमारे पास क्या थे, आदि मानव थे। ठीक है, एक इंसान आया, दो इंसान आए, इनसे बनी हमारी क्या बनी, फैमिली। ऐसे ही इस फैमिली से हमारी और फैमिलीज़ बनी, फैमिलीज़ के बाद हमारी बनी सोसाइटी।
अब भाई जब आप एक सोसाइटी में रहोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो इसका व्यू है वो वही इसका व्यू हो, या फिर जो इस तबके का व्यू है वही व्यू इस पार्ट का भी है। एक सोसाइटी का व्यू कभी भी दूसरी सोसाइटी के साथ भेद नहीं खाता है, मैच नहीं करता है। अब एक बात बताओ, हम तो इंडिविजुअल लेवल पे ही हमारे व्यूज़ अलग अलग हो जाते हैं। एक घर में 4 लोग रहते हैं और सबके व्यूज़ अलग होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जब हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी में सबके व्यूज़ कैसे होंगे, है ना, सबके अलग अलग होंगे। अब जब व्यूज़ अलग होंगे तो आपस में क्लैशेस भी ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े के चांस भी ऐसे होंगे। तो भाई कोई एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि जो इनको एक मत पे ले आए कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मैं कहती हूँ कि मेरे घर के सामने जो है पार्क जो है बनना चाहिए, ठीक है। 10 लोग कह रहे हैं कि पार्क बनना चाहिए, 20 लोग कह रहे हैं पार्क नहीं बनना चाहिए। अब उस केस में क्या पार्क बनना चाहिए या पार्क नहीं बनना चाहिए? अब पार्क बन गया तो लड़ाई, नहीं बना तो लड़ाई। तो ऐसे केस में हमारे पास एक ऐसी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो इन दोनों तबकों को एक सिंगल मत पे लेके आए, एक सिंगल डिसीजन पे लेके आए। उसी को हम बोलते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कंटेम्प्रेरी थ्योरी ये रिजिड फाउंडेशंस को रिजेक्ट करती है और एक ओपन डायलॉग को सपोर्ट करती है लोगों के बीच में जिनके डिफरेंट व्यूज़ हैं। अब मान लो ये अड़के खड़े हो जाएं कि हम तो ये बिलीव करते हैं कि भाई हमारा कोई ये पर्टिकुलर रिलीजन है और हम चाहते हैं ये पार्क यहीं बने, ऐसा ही हो, या फिर ये मंदिर यहीं बने। तो मतलब कंटेम्प्रेरी थ्योरी में ना ये जो रिजिड फाउंडेशन है कि एक ही बिलीफ पे या फिर कोई अल्टीमेट ट्रूथ लेके हम आगे चल रहे हैं, उसको ये इग्नोर करती है, उसको हटाती है साइड में और लोगों के डिफरेंट व्यूज़ का क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। एक ओपन डायलॉग को सपोर्ट करती है कि हर एक बंदा अपना व्यू रख सके और उसके बाद कोई अपना परामर्श निकालती है, ठीक है। ये आपका प्रमोट करती है कन्वर्सेशन को और प्लूरलिज्म को, और कहती है कि जो ट्रुथ है वो सिर्फ ये नहीं है जो हमने माना है उसे ही ट्रुथ मान ले कि भाई हमारा माना हुआ ये यही ट्रुथ है। ये बिलीव करती है कि जो ट्रुथ है वो हमेशा एक्सप्लोर किया जाता है डिस्कशन के थ्रू ही। मतलब अगर आपकी ओपन डिस्कशन हो रही है, जब 10 लोग अपना मत रखेंगे तभी जाके जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी, उसको बिलीव करा जाएगा, ना कि वो जो इंडिविजुअल कह रहा है कि ये सच है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हमने ये पढ़ लिया था कि ये आपका वैल्यू बेस्ड रिफ्लेक्शन ये भी यूज़ करती है, थियोरेटिकल आर्गुमेंट डिबेट है आपका, ये साइंटिफिक मॉडल्स को भी यूज़ करती है, ठीक है। ये जो आइडियाज़ हैं इकोनॉमिक्स में से, रैशनल चॉइस थ्योरी में से और गेम थ्योरी में से, उन आइडियाज़ को जो है वो यूज़ करती है एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे पॉलिटिक्स को एक्चुअली में वर्क करना चाहिए। सो ये जो अप्रोच है ये मॉडल्स को बिल्ड करती है ताकि वोटर्स के बिहेवियर को समझा जा सके, पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को समझा जा सके, गवर्नमेंट के बिहेवियर को समझा जा सके, ठीक है। देन एग्जाम्पल देखो, अगर हम गेम थ्योरी मॉडल का यूज़ करते हैं कि भाई एग्जाम्पल में आएगा कि गेम थ्योरी मॉडल का हम यूज़ करते हैं ये समझने में कि कैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। उसमें हम गेम थ्योरी का यूज़ करते हैं। आगे आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको और डिटेल में पढ़ाती जाऊंगी, यहाँ पर इतना ही समझो आप, ठीक है। आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके चलो, एम्पेरिकल और ऑब्जर्वेशन अप्रोच। अब ये साइंटिफिक अप्रोच आ गई, ये भी साइंटिफिक अप्रोच थी, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच में आ गया आपका एम्पेरिकल और ऑब्जर्वेशन अप्रोच। ये बेसिकली जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है ये रिलाई करती है रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन और डाटा कलेक्शन पे,
ठीक है, और उसके बाद में कोई जर्नल स्टेटमेंट बनाती है पॉलिटिक्स के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं देखती कि भाई कैसे पॉलिटिक्स को होना चाहिए या मॉरल या वैल्यूज़ को देखे, ये भाई एक्चुअल में देखते हैं भाई आज के टाइम पे ग्राउंड पे लोग क्या सोचते हैं, कैसी गवर्नमेंट उनको चाहिए, गवर्नमेंट क्या सोचती है, ठीक है। तो जो ग्राउंड पे रियलिटी चल रही है ना, ये उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिलाई करती है, और जो वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर रिलाई करती है। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये बेस्ड होती है फैक्ट्स के ऊपर, सर्वेस के ऊपर जो लोगों का होता है, और एक्सपीरियंस के ऊपर, ना कि सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर कि भाई कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ये हेल्प करती है पॉलिटिकल थ्योरी को ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बनाने में। मेन एम क्या है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी का, कि भाई एक्सप्लेन करना, इन्वेस्टिगेट करना और समझना हर उस चीज़ को जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, प्रिंसिपल्स, आपके कॉन्सेप्ट्स, इन चीज़ों को, ये आपके पॉलिटिकल आइडियाज़ को, प्रिंसिपल्स को रियल इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट हो गई, जुडिशियरी हो गई, उनके साथ कनेक्ट करती है। फिर आगे आओ, व्यूज़ ऑफ मेजर थिंकर्स, जो आपके मेजर थिंकर्स हैं जैसे कि ब्रायन बेरी, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, जॉन प्लेमेनेट्स, इन सब के व्यूज़ को देखना है हमें। तो ब्रायन बेरी क्या बोलता है कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये लिंक को स्टडी करती है वैल्यूज़ के बीच में, जो प्रिंसिपल्स हैं, और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे कि डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं 1971 में, इन्होंने क्या बोला कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये सच्चाई को तभी आपका पा सकती है, या फिर सच्चाई तक तभी पहुंच सकती है जब ये मॉरल रीजनिंग को साइंटिफिक मेथड्स के साथ कंबाइन करे। रॉबर्ट नोजिक ने क्या बोला था कि ये जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है ये मॉडर्न पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है अगर ये क्लासिकल गोल्स के साथ हाथ मिला ले। तो क्लासिकल गोल्स जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, इनके साथ हाथ मिला ले विद एम्पेरिकल मेथड्स। मतलब इन्होंने बोला था रॉबर्ट नोजिक ने कि जब ये एम्पेरिकल मेथड और क्लासिकल मेथड्स इन दोनों को इकट्ठा करके चले तब ये मॉडर्न पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। देन यू हैव जॉन प्लेमेनेट्स, दोनों ही मॉरल रिफ्लेक्शन और फैक्चुअल एनालिसिस ये को एग्जिस्ट करते हैं एक पॉलिटिकल थ्योरी में, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। तो बात सबने एक ही कही है, देखो ऊपर से नीचे तक आप देखो बात सबने एक ही कही है काइंड ऑफ, ठीक है, कि भाई मॉरल रीजनिंग के साथ साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर लो, क्लासिकल गोल्स के साथ एम्पेरिकल मेथड को यूज़ करो। और इन्होंने क्या बोला, मतलब मेजर थिंकर्स जितने भी थे उनके सिंपल टर्म्स में एक ही चीज़ निकलती है कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को किसके साथ, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के साथ मिला के चलो, तभी जाके आपका मॉडर्न पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे आप। तो इसीलिए इसको कहा है कंटेम्प्ररी भी, ठीक है, क्योंकि साथ मिलके चलना हुआ ना। देन यू हैव डेविड हेल्ड्स समरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अकॉर्डिंग टू डेविड हेल्ड, जो कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी है ये 4 की डायमेंशंस को इन्वॉल्व करती है। कौन कौन से? फिलोसफिकल, जिसको आप नॉर्मेटिव भी बोलते हो, एम्पेरिकल जिसको एनालिटिक भी बोलते हो, स्ट्रेटेजिक जिसको प्रैक्टिकल भी बोलते हो, और हिस्टोरिकल, ठीक है। फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव में ये कंसर्न रहती हैं आइडियाज़ के साथ, वैल्यूज़ के साथ, और उन चीज़ों के साथ कि भाई मॉरली क्या चीज़ राइट है और क्या रॉन्ग है पॉलिटिक्स के अंदर। ये किसने बोला था? फिलोसफिकल टर्म्स में। एम्पेरिकल टर्म्स में अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि भाई एम्पेरिकल में उन्होंने ये समझने की कोशिश करी थी कि भाई जो पॉलिटिक्स है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी फैक्ट्स और डाटा के बेसिस पे। देन यू हैव स्ट्रैटेजिक एंड प्रैक्टिकल, ये स्टडी करती है कि कैसे आप मूव कर सकते हो करंट सिचुएशन से एक बेटर या फिर आइडियल स्टेट के ऊपर। देन हिस्टोरिकल में क्या करती है
ये आपके एग्जामिन करती है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को कि भाई कैसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपके चेंज हुए हैं ओवर द टाइम। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल इन दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैं वैसे कभी बोलती नहीं हूँ आपको, पर मैं आपको यही बोलूँगी कि देखो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा बहुत सारी और वीडियोस बनाने का। और जो भी कमी है आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मैं उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।